everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to do another topic of limnology, and the topic is eutrophication. So let's get started. First of all, what is eutrophication? So eutrophication is a process that basically involves the aging of any water body. So in this process, water bodies just like lakes, rivers, reservoirs, stagnant water body की बात चल रही है. The stagnant water body will become enriched with certain nutrients over time, and that will lead to increase in the plant and algal growth. That means over time वो water body जो है that will be converted into a land, right? लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो रहता है जब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, नेचर के थ्रू हो रहा होता है. ठीक है, कैसे होता है ये प्रोसेस, यही हमने समझना है आज के लेक्चर से. सो बेसिकली देयर इज एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट कैन रिजल्ट इनटू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड इवन द वाटर क्वालिटी डिटोरेट्स. यूट्रोफिकेशन से जो मेजर प्रॉब्लम है वो वाटर क्वालिटी डिटोरेशन का ही है. सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो वाटर क्वालिटी पे पड़ता है. ठीक है, नाउ सो व्हाट आर द की न्यूट्रिएंट्स which basically drives this process. So the first nutrient is nitrogen. Nitrogen is the most common compound which contributes to eutrophication, and it contributes in the form of nitrates, ammonia. So basically what happens if in a water body nitrogen का जो basically amount है किसी भी फॉर्म में, basically nitrate और ammonia की फॉर्म में, it increases, एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, so it can lead to eutrophication. ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है ये आया कहाँ से? सो दीज बेसिकली फॉर्म्स या द पर्टिकुलर नाइट्रोजन कंपाउंड इज फाउंड इन द फर्टिलाइजर्स दैट वी यूज इन द फील्ड, सीवेज वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन. तो बहुत सारा आप कह लीजिए लेआउट है जिससे नाइट्रोजन जो है वो वाटर बॉडी में एंटर कर सकता है. ठीक है, सक्सेसिव स्लाइड्स में हम यही देखेंगे वो कैसे एंटर करता है. नाउ द सेकेंड वन इज फॉस्फोरस. So phosphorus is another critical nutrient, and it is basically in the form of phosphate, right? And it's primarily derived from the agriculture runoff. ठीक है, तो जो खेतों से पानी बेसिकली निकल के जा रहा है, डिटर्जेंट, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है यूट्रोफिकेशन टॉपिक से वो यही है बच्चा कि व्हाट आर द की न्यूट्रिएंट्स विच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. नाउ let's talk about the type of the eutrophication. So there are two types. First is the natural eutrophication and second one is the cultural eutrophication, which is basically the anthropogenic. The natural eutrophication होता क्या है? Over time. ठीक है, तो ये हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओवर टाइम नेचुरली खुद ही क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, डेपोजिशन होता रहेगा न्यूट्रिएंट्स का, और एजिंग आप कह लीजिए, वाटर बॉडी का जो एजिंग है वो ओवर टाइम होना ही होना है, राइट? लेकिन ये जो प्रोसेस है इट इज एक्सट्रीमली स्लो, राइट? एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, इसको मतलब एजेस लग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. लेकिन जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन है इसका जो मेन रीज़न है, एंथ्रोपोजेनिक से आप क्या समझ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स आर द मेन रीज़न, राइट? और कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो है ये बेसिकली एक फास्टर प्रोसेस है. दोनों में ये फ़र्क है. ठीक है, सो बस बेसिकली व्हाट हैपन, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी भी, ये आप क्या है, ये जो पाइप है बेसिकली ये सोर्स बता रहा है, किसी भी सोर्स से देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो वाटर बॉडी में आ रहा है, राइट? और यहाँ पे एल्गल ब्लूम जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है ना. व्हाट इज एल्गल ब्लूम? अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा, हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात किया था. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया की जब ओवर ग्रोथ होती है ना तो एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन होती है, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली लीडिंग टू द यूट्रोफिकेशन, जिससे आपका जो बायोटा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिश डेथ जो है वो दिखाई गई है. ठीक है, हाउ इट हैपन्स दैट वी नीड टू नो, वो हम करेंगे. तो अगर हम वन बाय वन इन दोनों को पढ़ें तो सबसे पहले नेचुरल यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं. तो मैंने क्या बताया, दिस इज अकरिंग वेरी वेरी स्लोली ओवर 1000 ऑफ द ईयर्स, राइट? तो जो नेचुरल कह लीजिए, नॉर्मली जो एक लेक एज करती है नेचुरली, वो प्रोसेस नेचुरल यूट्रोफिकेशन का है. ठीक है, एंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. बेसिकली लेक में ऑलरेडी भी तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी तो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, दे विल डाई, इजंट इट? तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा ओवर टाइम, राइट? सेडिमेंट्स बनेंगे,
और सराउंडिंग जो भी आपका एरिया है वहाँ से कह लीजिए आप न्यूट्रिएंट्स जो है डिपॉजिट होंगे, तो उसके केस में भी तो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन ये नेचुरल है और बहुत स्लो है इसीलिए ये कोई प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन इट हैपेंस ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से क्या बन रही है, सॉइल बन रही है, सॉइल डिपॉजिट होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, जो वाटर बॉडी है उसका बेस जो है बढ़ता जाएगा, इजंट इट, डिकेइंग प्लांट मटेरियल से या फिर स्लो इन्फ्लक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटरशेड, राइट। सेकेंड वन इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये सबसे पहले तो एंथ्रोपोजेनिक है, तो ह्यूमन बींग्स के वजह से ये हो रहा है, जो भी काम ह्यूमन बींग करते हैं वो बेसिकली 90% ऑफ द केस एनवायरनमेंट में हम जो है खराबी कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन इज बेसिकली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज एंड अर्बन रन ऑफ। इन सभी में अगर आप इनको ट्रीटमेंट किए बिना ही किसी वाटर बॉडी में छोड़ोगे तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। और यही न्यूट्रिएंट्स में से नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होगा, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो अगेन क्या होगा, न्यूट्रोफिकेशन होगा, क्योंकि जो हम रन ऑफ या डिस्चार्ज कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी से उसमें जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नेचुरल, तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लोडिंग होती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बीट फर्टिलाइजर्स, बीट वेस्ट, रन ऑफ, और इसकी वजह से जो है आपके जो देखो जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ या एल्गल ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उसके बाद जब वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे तो उतना ज़्यादा डेब्री बनेगा उसका, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो एजिंग हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट आर द कॉजेज, अगर हम कॉजेज को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो सबसे पहले एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनपुट, बार बार मैं वही बता रही हूँ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल यूट्रोफिकेशन और इवन नेचुरल, ठीक है। स्पेशली फॉस्फोरस इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, राइट। और यहाँ पे सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग एग्रीकल्चर में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, सीवेज सिस्टम जो डिस्चार्ज है हमारा, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हैं या फिर अर्बन रन ऑफ है, इन सब में बहुत ज़्यादा कह लीजिए क्वांटिटी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है। दूसरा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ की हम बात करें उसमें फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हैं ना तो आप क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, राइट। केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होगा, वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, राइट, पोटाशियम, ये सब होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि देखो आप यूज़ तो कहाँ कर रहे हो, फील्ड में कर रहे हो, लेकिन बारिश होगी वहाँ से पानी जो है किस तरफ जाएगा, लेक या किसी भी रिजर्वायर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाएंगे उसके साथ साथ, ठीक है। और कहाँ तक चले जाएंगे, वाटर बॉडी से, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है तो ये वहाँ पे अगेन एल्गल जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स हैं इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, और मेनली किससे रिप्लेस करते हैं, लाइफ स्टॉक मेन्योर से, राइट। तो इससे अगर आप रिप्लेस करते हो, ये अनदर सोर्स है आप कह लो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का, लेकिन लाइफ स्टॉक जो मेन्योर है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स वो कम, मतलब आप कह लीजिए क्वांटिटी जो है उस रन ऑफ का वो कम हो जाएगा न्यूट्रिएंट साइट में, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। देन देर इज वाटर जो वेस्ट होता है, जैसे कि आप कह लीजिए कहीं पे प्लांट लगा है जहाँ वाटर ट्रीटमेंट है वहाँ से भी वेस्ट निकलेगा, या सीवेज डिस्चार्ज अगर आप कर रहे हैं वहाँ से भी वेस्ट, एनी काइंड ऑफ वाटर वेस्ट, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, किचन वेस्ट जैसे अगर हम कह लीजिए, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, इस सभी में भी आपको न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो बेसिक फंडा यही है बच्चा कि देर इज हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, और स्पेशली दो न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, राइट। तो जैसे ये फ्रेश वाटर बॉडी में एंटर करेंगे, डायरेक्ट अगर डिस्चार्ज इनका होता है तो क्या होगा, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होगा। तभी तो जो सेप्टिक सिस्टम है उसको पहले क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ताकि ये न्यूट्रिएंट जो है फ्रेश वाटर बॉडी में एंटर ही ना करें, ठीक है। वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में आ जाएगा। फिर अर्बन रन ऑफ है, ठीक है, जैसे कि रोड्स, पार्किंग लॉट्स, ये सब जो है ये अर्बन एरियाज में जो जगहें बनी है, इससे देर इज इंक्रीज रन ऑफ ड्यूरिंग द रेन, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्फेसिस हैं दे आर इम्परमिएबल। अब सॉइल तो है नहीं जहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है आप कह लीजिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इम्परमिएबल सर्फेसिस से जो वाटर है वो रन ऑफ ज़्यादा होगा जैसे ही रेन होगी, तो इसकी वजह से जो वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो सारा का सारा वाटर बॉडी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन की, तो मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, एल्गल ब्लूम,
तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, इसमें जो ग्रीन कलर की चीज़ है व्हाट इज दिस इज एल्गल ब्लूम। और जितना ज़्यादा अगर एल्गल ब्लूम होगा उतनी ज़्यादा आप कह लीजिए लेक की जो वाटर क्वालिटी है वो ख़राब है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ओलिगोट्रॉफिक यूट्रॉफिक लेक के बारे में पिछले लेक्चर्स में करवाया है, ठीक है। नाउ तो प्रोसेस में कुछ आप कह लीजिए पैटर्न है, ऑफ कोर्स बिल्कुल देयर इज अ पैटर्न। फर्स्ट इज द न्यूट्रिएंट ओवरलोड। न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन फास्फोरस है उनकी जो एंट्री होगी वाटर बॉडी में और उनका लेवल जो है सरप्लस अमाउंट में वहां पे जाएगा और इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। सेकेंड इज जैसे ही ये न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से एल्गी जो है बेसिकली वो रैपिडली ग्रो करती है। जब रैपिडली ग्रो करेगी तो ब्लूम्स की फॉर्मेशन करेगी और ये ब्लूम्स जो हैं दे विल कवर द वाटर बॉडी। और अगर किसी वाटर बॉडी को एल्गल ब्लूम में ऊपर, मान लीजिए एल्गल ब्लूम है, इसने ऊपर से कवर कर लिया है, जैसे अगर हम पीछे वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पे इस फिगर में देखें, तो ये कवर इसने कंप्लीट कवर कर लिया है। तो अंदर जो है नीचे जो सरफेस है बेसिकली जो वाटर बॉडी नीचे से है वहाँ पे देयर विल बी डिप्रेशन ब्लॉकेज, ठीक है। तो देर इज ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट एंड जो आपके सबमर्ज प्लांट्स हैं उनमें अगर सनलाइट नहीं मिली उनको तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम की वजह से वाटर में जो डीपर लेयर्स हैं, जो इवन द मिडल लेयर ऑल्सो, बिकॉज सरफेस पे एल्गल ब्लूम रहते हैं तो सनलाइट इजीली पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो सबमर्ज प्लांट्स हैं वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो एल्गल ब्लूम्स में कॉमन स्पीसीज कौन से इन्वॉल्व है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको फैक्ट याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और ग्रीन एल्गे, ये दो तरह के आपको ब्लू ग्रीन एल्गे और ग्रीन एल्गे ये मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, एल्गल ब्लूम बनने अब आएगा डीकम्पोजिशन ऑफ एल्गे। देखो एल्गल ब्लूम जब बन गया उसके बाद एल्गा मरेगा भी तो एल्गा डाई, व्हेन एल्गा डाई इट विल सिंक टू द बॉटम। अब ये बॉटम में जाके वहां पे डिकम्पोजर्स होंगे जैसे कि बैक्टीरिया, इट विल ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर और इस प्रोसेस में देयर विल कंजम्पशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब क्या है, जो ऑक्सीजन अंदर था उसका लेवल वैसे ही कम है, क्यों, क्योंकि सबमर्ज प्लांट फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं रहे। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो ना तो वो कार्बन को फिक्स कर रहे ना वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन वैसे ही कम है, ऊपर से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होने की वजह से ऑक्सीजन और कम हो जाएगी, ठीक है। इसी को आप कहते हो हाइपोक्सिक कंडीशन, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा द ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड हाइपोक्सिया। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करेगा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा वाटर बॉडी में और इसकी वजह से जो सर्टन स्पीसीज हैं, देखो हाइपोक्सिक कंडीशन भी हो सकती है अगर बहुत ही ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो चुकी है तो इवन एनॉक्सिक कंडीशन भी आ सकती है, विच मीन्स कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कम ऑक्सीजन होना, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है, लेकिन एनॉक्सिया का मतलब है ही नहीं, कंप्लीटली लैक है। तो इस कंडीशन में जो भी उस वाटर बॉडी में फौना है आपका या फ्लोरा है, जैसे कि फिश है या और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको प्रॉब्लम होगी, दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट कंडीशन, बाय बिकॉज दे आर एरोबिक इन नेचर, दे नीड ऑक्सीजन, इजंट इट। तो यहाँ से जो है डेथ जो बेसिकली प्रोसेस, तो फाइनली देर इज फॉर्मेशन ऑफ द डेड जोन विच मीन्स इट इज द एरिया विद क्रिटिकली लो ऑक्सीजन लेवल एंड इसको कहते हैं डेड जोन। ये जो है बेसिकली इनहॉस्पिटेबल है, यहाँ पे कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव हियर। तो पहले ये जोन छोटा होता है लेकिन जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन बड़ा होता जाएगा, बेसिकली यूट्रोफिकेशन बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए ये लेक है, पहले अगर यहाँ पे डेड जोन था ना तो ये थोड़ी दिन में इतना आ जाएगा, इतना ऐसे से करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये जोन एक्सपैंड करेगा स्पेशली ड्यूरिंग द वार्म मंथ, जब ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है वार्म वाटर में। तो बेसिकली 5 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। पहला है न्यूट्रिएंट को लोड करना, ओवरलोडिंग होती है, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम ज़्यादा बनते हैं, फिर वो डिकम्पोज होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डेड जोन, राइट। तो ओवर द टाइम ये प्रोसेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो यहाँ पे देखो कितना वाटर दिख रहा है ना, लेवल कितना ज़्यादा है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे से टाइम पास कर रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये डेपोजिशन है, बेसिकली डेड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवर द टाइम आप देखो ये जो भी वाटर बॉडी थी ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं एजिंग, राइट। और यही प्रोसेस जो है बेसिकली स्पीड अप होता है ह्यूमन एक्टिविटी से। नाउ देयर आर सम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, सबसे पहले है डिक्लाइन इन वाटर क्वालिटी। आई होप यू कैन सी दिस, या
सो देर इज डिक्लाइन इन द वाटर क्वालिटी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी, मैंने आपको बताया था। यूट्रोफिकेशन जो है वाटर क्वालिटी को डिक्लाइन करता है, ठीक है। तो वाटर बिकम्स मर्की एंड समटाइम्स इट टेक्स कलर ऑल्सो, जैसे ग्रीनिश सा हिंट मिल जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसमें एल्गा की प्रेजेंस है, और कभी कभी इसमें से आपको स्मेल भी आएगी, ऑर्डर प्रोड्यूस करता है वाटर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी ऐसा है जो पी नहीं सकते, इट इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। देन देर इज टॉक्सिक एल्गल ब्लूम, और ये जो एल्गल ब्लूम है, जैसे साइनोबैक्टीरिया कुछ है, वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर एक वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म इन टॉक्सिन्स को कंज्यूम करते तो उनकी लाइफ को थ्रेट है। इवन इफ समबडी ड्रिंक्स दैट वाटर, उसके लिए भी वो टॉक्सिन्स खराब हैं। कुछ टॉक्सिन्स तो ऐसे हैं जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है। देन देर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफकोर्स यूट्रोफिकेशन हो रही है, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रही है, हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया जैसी कंडीशन है, इसकी वजह से क्या होगा, ऐसी एक्वेटिक लाइफ जिसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो तो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज होगी लॉस्ट। तो इसकी वजह से हम क्या करें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। सिर्फ रेजिलिएंट जो स्पीशीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं वही रहेंगी, लेकिन जो सेंसिटिव है वो तो लॉस्ट हो जाएंगी। देन फाइनली देर इज फिश किल। नॉर्मली भी लो ऑक्सीजन लेवल में बहुत सारा लार्ज स्केल जो है, आप कह लीजिए नंबर, बहुत लार्ज नंबर पे जो आपका एक्वाटिक लाइफ है उसमें मेनली फिश जो है उसकी डेथ होती है, ठीक है, जिससे फूड चेन जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में क्या आता है, पहला तो वाटर क्वालिटी चली गई आपकी, दूसरा टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गए तो वाटर ड्रिंकिंग कह लीजिए के लिए अब सूटेबल नहीं है। देन देर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फाइनली देर इज फिश किलिंग, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। ये तो रहे आपके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। नहीं, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो बेसिकली अगर कोई लेक है वो बहुत सुंदर है, मान लीजिए साफ पानी है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे टूरिज्म होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी। लेकिन अगर कोई यूट्रोफिक लेक है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा एल्गल ब्लूम है, देखने में नहीं ठीक लग रही, और हो सकता है वहाँ पे जो पानी है उसमें एक डिफरेंट तरह की ऑर्डर भी हो, तो थोड़ी वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम्स बेसिकली मेक्स द लेक या बीचेस अनअट्रैक्टिव। इवन स्विमिंग नहीं कर सकते अगर बीच की बात करें, ठीक है। और वहाँ पे आप कह लीजिए टूरिज्म या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कम होगी तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। फिशरीज, बहुत सारी फिश पॉपुलेशन अगर एकदम से कोलैप्स कर जाएगी तो फिशरीज पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। लोकल फिशरमैन जो हैं अगर वो उसी पे थ्राइव कर रहे हैं, फिश को सेल करके वो मान लीजिए अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं, तो उन पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी की उनकी, ठीक है। एंड फाइनली वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, क्योंकि एल्गल ब्लूम फॉर्मेशन की वजह से टॉक्सिन रिलीज हो रहे, तो वो वाटर एज इट इज तो ड्रिंकेबल नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, वो फ्रेश वाटर था। शुरू में स्टेगनेंट वाटर बॉडीज थी, मान लीजिए कोई ऐसा पॉन्ड था जहां से लोग पानी पीते थे, लेकिन ओवर द टाइम यूट्रोफिकेशन होने के बाद अब तो नहीं पी सकते ना, तो वाटर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, केमिकल्स को बाकी चीज़ों को हटाओगे, प्यूरिफाई वाटर जो है वहां से निकालोगे, तो इसमें लगेंगे पैसे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। सो फाइनली वी कम टू द मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, कि हाँ जी भाई ये प्रोसेस है, हो रहा है, ठीक है हो रहा है, बट व्हाट टू डू नाउ, क्या करें, कैसे मैनेज करें, तो हाउ यू कैन एड्रेस इट। तो सबसे पहले है बच्चा न्यूट्रिएंट रिडक्शन। तो जितना भी न्यूट्रिएंट रन ऑफ हो रहा है वाटर बॉडी में उसको आप अगर कंट्रोल कर लोगे तो पहला स्टेप ही ब्लॉक हो गया है ना, पहली सीढ़ी जो है वही खत्म होगी। अगर पहला स्टेप ही नहीं पार होता तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिएंट का रिडक्शन करो, वो कैसे होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजर्स का यूज कम करो, ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। उसके बाद इम्प्रूव्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, की अगर वेस्ट वाटर आप रिलीज कर भी रहे हो तो उसको पहले ट्रीट करो, सीवेज सिस्टम्स को अपग्रेड करो, ठीक है, ताकि आप स्पेशली नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो एटलीस्ट वहां से निकालो क्योंकि वो क्रिटिकल है, ठीक है। उसके बाद देर आर रिप्रियन बफर्स, ये क्या है, बेसिकली प्लांटिंग वेजिटेटिव स्ट्राइप्स अलोंग द रिवर। तो रिवर या लेक्स के साइड साइड में आप क्या करें, इसको बफर कहते हैं, इसमें क्या करते हो आप वेजिटेटिव स्ट्राइप्स को ग्रो करते हो। तो दीज स्ट्राइप्स कैन बेसिकली फिल्टर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रन ऑफ, ठीक है, बिफोर दे कैन रीच द वाटर। तो अगर ये बॉडी है, ये साइड में ऐसे ऐसे होंगे ये, तो यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे वेजिटेशन है जो यूज कर लेगा किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो दीज प्लांट्स बेसिकली एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो ये ध्यान रखेंगे। देन देर इज वेटलैंड रेस्टोरेशन, तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स या रिस्टोरिंग नेचुरल वेटलैंड्स दे कैन हेल्प फिल्टर द न्यूट्रिएंट्स। वेटलैंड्स जो है बेसिकली वो नेचुरल फिल्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव करते हैं। इवन जो वाटर बॉडी है उसमें जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स है उसको भी आप कह लीजिए
एक तरह से बिफोर एंटरिंग द वाटर बॉडी, क्योंकि वेटलैंड के बाद आएगी ना वाटर बॉडी। तो वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे लैंड हो और वाटर भी हो, मिक्स दलदल टाइप है ये। तो जब यहाँ से रन ऑफ जाएगा तो यहीं पे न्यूट्रेंट अगर आप क्या कर लो, रोक लो। देन देयर इज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन रिमूवल, क्योंकि हमें पता है कि ये तो प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो इन्हीं पे फोकस करो। तो यू विल बेसिकली डिजाइन सम एडवांस वाटर ट्रीटमेंट मेथड जिसमें बायोलॉजिकली न्यूट्रेंट रिमूवल किया जाएगा, राइट, बीएनआर प्रोसेस किया जाएगा, एंड इट बेसिकली removes the phosphorus and as well as nitrogen from the wastewater, and that's how you can prevent the process of eutrophication. Then there is lake aeration. ये तो बहुत commonly देखा भी गया है, कई लेक्स हैं जहाँ पे एरेशन अगर आप जो है इंट्रोड्यूस करो तो क्या होगा, ये जो कंडीशन है यूट्रोफिकेशन की, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे इफ़ आई टेल यू अ वेरी वेरी कॉमन सा एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, तो मेरे ही पिंड के पास क्या है, एक पॉन्ड था, ठीक है। तो जब हम छोटे होते थे तो अच्छा था वो पॉन्ड, वहाँ पे काफ़ी फ्रेश वाटर मान लीजिए, अच्छा पानी था, साफ बिल्कुल। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, वहाँ भी यूट्रोफिकेशन होने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी अलगल ब्लूम बन गए सारे। तो पॉन्ड पहले उसमें जैसे कमल वगैरह लगते थे, फूल लोटस, बाद में बंदी हो गई, कुछ नहीं, गंदा हो गया बिल्कुल पॉन्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या कर दी, आपकी बोट्स, ठीक है। तो ये जो बोट्स इंट्रोड्यूस की ना, उसकी वजह से क्या हुआ, एरेशन होने लगी। पैडलिंग करोगे ना तो एरेशन होगी, और एरेशन की वजह से वो पॉन्ड फिर से क्लीन हो गया, ठीक है। ओवर द टाइम लगा, लेकिन अब क्लीन हो गया। तो ऐसे आप लेक्स को भी क्या कर सकते हो, एरेशन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दो, ठीक है। आप वहाँ पे मोटर्स लगा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो एरेशन जब भी होगी ना तो मिक्सिंग कराएगी वाटर की, तो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा, हाइपोक्सिया जो है वो रहेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एरेशन भी करवा सकते हो। देन देयर इज कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज द मैनेजिंग द ग्रोथ ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज दैट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक सर्टेन एक्वाटिक प्लांट्स कैन हेल्प। बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऐसी स्पीसीज जो वहाँ पे नहीं रहती उस एनवायरमेंट में, उसी को कहोगे ना इन्वेजिव स्पीसीज, उसको उस वाटर बॉडी में, मान लो ये स्पीसीज ए है जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे डिपेंडेंट है, तो इसको इस वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो। तो अगर इस वाटर बॉडी में एक्सेस नाइट्रोजन फॉस्फोरस है तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज क्या करेगी, उसको टेकअप कर लेगी, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली कंट्रोल और प्रिवेंट यूट्रोफिकेशन, ठीक है। नाउ उसके साथ साथ, और देखो अभी जो हमने पढ़ी ये सारी की सारी क्या थी, मैनेजमेंट मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और भी हैं, ठीक है। मतलब आप होने ही ना दो, ये जो मैंने पीछे बताया ये सब तो वो है कि हो रहा है तो आप रोक रहे हो। अब कह रहे हैं प्रिवेंट ही कर लो सीधा, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें एक आप ऐसी अप्रोच यूज करो जहाँ पे कंबाइन करो ऑर्गेनिक या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, मतलब सिर्फ सिंथेटिक मत यूज करो ना, दोनों को कंबाइन करके यूज कर लो, ताकि रोटेशन करो और क्रॉप की, ताकि एक तरह का न्यूट्रिएंट ज़्यादा ना वहाँ पे मिले, राइट, यू गेटिंग द पॉइंट। कि आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, तो सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं मिल रहा आपको, चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, दे आर परमिएबल, और साथ में ये देखो पेवमेंट्स परमिएबल। मैंने आपको बोला अगर पूरा रोड जो है ये पक्का है तो पानी तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, लेकिन अगर यही आप मिट्टी का बनाओ तो परमिएबल है, जिसकी वजह से जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। देन देयर इज पॉलिसी रेगुलेशन, अगेन अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फाइनली लॉ पे आ जाते हैं, आप पॉलिसीज बनाओ। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी पॉलिसीज को बना सकती है जो स्ट्रिक्टली रेगुलेशन को इन्फोर्स करें। जब लोग डायरेक्टली किसी बात को जो पता है उनको गलत है नहीं मानते, तो ही हम लॉ बनाते हैं ना कि भाई ये नहीं करना। तो गवर्नमेंट लॉ बनाए जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है या अर्बन सोर्सेज है, उनको क्या किया जाए, चेक किया जाए कि भाई ये जो वाटर को बाहर निकाल रहे हैं ये ट्रीटमेंट करके निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाए, ठीक है। ये फाइनल चीज हो जाती है, फाइनल कॉल है ये। तो दैट बेसिकली लीड्स अस टू द कंक्लूजन। सो ओवरऑल यूट्रोफिकेशन एक बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल हैजर्ड है, एक इशू है जो कि वाटर क्वालिटी या बायोडाइवर्सिटी या ह्यूमन हेल्थ, तीनों चीज़ों को ही एडवर्सली अफेक्ट करता है। एंड अगर आप इसका कॉज या प्रोसेस जो भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है इसको समझो तो आपको इम्पैक्ट भी पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको कॉज पता है ना, किसी भी चीज़ का कॉज जानने का मेन रीज़न क्या होता है, देखो अगर आपको पता है वो क्यों हो रहा है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि उसको हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। इफ यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट इनफ, यू शुड नो हाउ द प्रॉब्लम इज अराइजिंग, देन यू कैन बेसिकली मिटिगेट इट, राइट। तो उसके जो जरिए हैं जिस तरह से हम इसको रोक सकते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू, दैट इज इट फॉर टुडे। एंड वन मोर थिंग, आई फर्स्ट मतलब लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स who were actually waiting and who understood
जिन्होंने मेरा पोस्ट देखा होगा कि दैट आई ऑलरेडी हैड माई few exams. So I will try to upload lectures more regularly. And secondly, somebody also commented about ichthyology lecture. तो इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, एक ही आपका बेसिकली टॉपिक रहता है limnology का. द नेक्स्ट यूनिट इज गोइंग टू बी ichthyology itself, right? So stay connected for upcoming lectures, and hit like if you like the video. Comment down if you have any question, queries, any suggestion. If also they are also welcome, and you can also share this with your friends if you want to, right? So this is it for the today, and all the best for your exams. I will see you all in the next video.